हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द वोल ट्रूथ और ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, इसीलिए ये मूवी आपको एंड तक बांधे रखेगी और एंड में आपके लिए सरप्राइज भी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम रिचर्ड रैमसे को देखते हैं, जो कि एक क्रिमिनल लॉयर है और वो अपने केस के बारे में सोच रहा होता है। और इस केस में माइक नाम के लड़के ने अपने पिता बॉन लेसिटर की हत्या कर दी थी। माइक ने अपने पिता बॉन पर चाकू से हमला करके उन्हें मार दिया था और चाकू पर माइक के फिंगरप्रिंट भी पुलिस को मिल चुके हैं और माइक ने कबूल भी किया है कि वो मर्डर उसी ने किया है। और रिचर्ड रैमसे इस केस में माइक का बचाव करने के लिए उतरे हैं। रिचर्ड माइक को और उसके पिता बॉन लेसिटर को और उसकी मां लोरेटा लेसिटर को जानता है और रिचर्ड को लगता है कि माइक ने सेल्फ डिफेंस में अपने पिता का कत्ल किया है। आगे सभी लोग कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और केस पर सुनवाई शुरू होती है। जेम्स विरोधी पक्ष का वकील था और वो ज्यूरी के सामने अपनी बात रखता है। जेम्स कहता है ये केस बहुत ही सिंपल है। माइक ने अपने पिता का मर्डर किया है। फरवरी में माइक ने अपने पिता बॉन लेसिटर पर चाकू से हमला करके उन्हें मार दिया। वो एक एक्सीडेंट था, ना कि सेल्फ डिफेंस। माइक ने ये सब गुस्से में किया था। माइक के पिता बॉन लेसिटर एक बहुत ही अच्छे आदमी थे, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग माइक को इस अपराध के लिए सजा दें। आगे जेम्स एंजेला नाम की लेडी को कटघरे में बुलाता है और उससे सवाल करता है। एंजेला कहती है मेरा नाम एंजेला मॉर्ले है और मैं एक फ्लाइट अटेंडर हूँ। जेम्स पूछता है बॉन लेसिटर ने भी आपकी फ्लाइट में सफर किया था, क्या आप हमें उसके बारे में बताएंगी? एंजेला कहती है उन्होंने लास्ट टाइम जनवरी में अपने बेटे के साथ प्लेन में सफर किया था। ये ट्रिप एक तरह से फैमिली ट्रिप की तरह थी और इस फ्लाइट में माइक किसी जवान लड़के की तरह व्यवहार कर रहा था, पर देखने से उसे लग रहा था कि वो बहुत उदास है और बॉन लेसिटर माइक से लगातार बात कर रहे थे। आगे रिचर्ड एंजेला से सवाल करता है और रिचर्ड एंजेला से कहता है मैंने कभी भी प्राइवेट प्लेन में सफर नहीं किया है, क्या आप मुझे बताएंगी क्या आपका कस्टमर प्लेन में वो सब ला सकता है जो वो चाहता है, यानी जैसे कोई आदमी या फिर कोई औरत? एंजेला कहती है हाँ, प्राइवेट प्लेन बुक कराने के बाद कोई आदमी अपने साथ किसी को भी ला सकता है। रिचर्ड कहता है तो बॉन उस दिन अपने साथ अपने बेटे को लाए थे, क्या वो अपने साथ कभी किसी लेडी को लाए हैं और उन्होंने प्लेन में लेडीज के साथ अकेले में समय बिताया था? यह सुनकर एंजेला याद करने लगती है और उसे याद आता है कि एक बार बॉन लेसिटर अपने साथ 2 लेडीज को लेकर आया था और तब एंजेला ने केबिन में उन तीनों को अकेला छोड़कर केबिन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। ये सब याद करके एंजेला कहती है ये सब प्लेन में कानून के खिलाफ है, इसलिए प्लेन में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर रिचर्ड कहता है और कोई सवाल नहीं, आप यहाँ से जा सकती हो। आगे रिचर्ड माइक के पास आता है और अपने पास बैठे माइक से कहता है अच्छा होगा कि तुम मुझे मर्डर वाले दिन के बारे में कुछ बताओ और मैं कुछ आर्ग्यूमेंट करूं। माइक रिचर्ड की बातों को सुनता है पर उसका कोई जवाब नहीं देता। तो दोस्तों, रिचर्ड माइक का केस लड़ रहा होता है, पर माइक ने अभी तक भी रिचर्ड को मर्डर वाले दिन के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही माइक रिचर्ड से बात कर रहा था। आगे कोर्ट खत्म होने के बाद रिचर्ड से बाहर जेनेल मिलती है, जो रिचर्ड के अंडर काम करने आई थी। रिचर्ड जेनेल का इंटरव्यू लेता है और उससे केस के बारे में सारी जानकारियां पूछता है। रिचर्ड जानना चाहता था कि जेनेल को उस केस के बारे में कितना पता है जो वो लड़ रहा है। फिर रिचर्ड जेनेल से कहता है माइक ने उस घटनाक्रम के बारे में अभी भी मुझसे कोई बात नहीं की है और उसने किसी को कुछ नहीं बताया, मुझे भी नहीं। फिर भी मैं इस केस को लड़ रहा हूँ बिना कोई फैक्ट जाने। इसका मतलब ये हुआ हमें इस केस के बारे में और जानकारियां निकालनी होगी। आगे कोर्ट में जेम्स पुलिस ऑफिसर से सवाल करता है और पुलिस ऑफिसर शेनन कहती है मुझे उस दिन 4:42 पर एक कॉल आया था, मुझसे डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत की गई थी और मैं कार लेकर मिस्टर बॉन के घर पर गई। तब मुझे नहीं पता था वहाँ पर क्या हुआ, इसलिए मैं वहाँ पर अकेली गई थी। तब बॉन लेसिटर की वाइफ लोरेटा लेसिटर ने दरवाजा खोला था और वो बहुत घबराई हुई थी और लोरेटा मुझे बॉन की बॉडी के पास ले गई। बॉडी के पास बॉन का बेटा माइक भी बैठा हुआ था। बॉन की बॉडी वहीं फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके पेट में चाकू था। जेम्स कहता है और फिर आपने क्या किया? पुलिस ऑफिसर कहती है मैंने देखा कि बॉन मर चुका था। तभी वहां पर दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई और लोरेटा दरवाजा खोलने के लिए गई। तब बॉडी के पास बैठे माइक ने कहा था मैं ये बहुत पहले से करना चाहता था। तब कोर्ट में रिचर्ड खड़ा होता है और वो जज से कहता है पुलिस ऑफिसर माइक की हुई बातों को गलत तरीके से बोल रही है। रिकॉर्ड में दर्ज है कि माइक ने कहा था वो बहुत ही पहले से ये करना चाहता था, ना कि मैं ये बहुत ही पहले से करना चाहता था। इसका मतलब है ये मर्डर किसी और ने किया था, ना कि माइक ने। जेम्स पुलिस ऑफिसर से पूछता है क्या ये सच है? पुलिस ऑफिसर कहती है मैंने बिल्कुल ध्यान से सुना था, उसने यही कहा था कि मैं बहुत पहले से ये करना चाहता था। उसके बाद वहाँ पर लॉयर रिचर्ड आए और मैंने उनसे कहा कि वो माइक को कहे कि बॉडी से थोड़ा दूर हट जाए। फिर माइक की माँ लोरेटा ने माइक को समझाया और माइक और उसकी माँ रूम से बाहर चले गए। यह सुनकर जेम्स जज से कहता है मुझे इनसे और कोई प्रश्न नहीं करना है।
और रिचर्ड भी जज से कहता है मुझे इनसे कोई प्रश्न नहीं करना है। और रिचर्ड अपने पास बैठे माइक से कहता है तुमने देखा यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ बताओ ताकि मैं तुम्हारे पक्ष में आर्ग्यूमेंट कर सकूं, और अगर ऐसा ही चला तो हम लोग ये केस हार जाएंगे। पर माइक रिचर्ड को कुछ नहीं कहता और कोर्ट खत्म होने के बाद पुलिस माइक को वहां से ले जाती है। कोर्ट खत्म होने के बाद माइक की माँ लोरेटा रिचर्ड से मिलती है और कहती है क्या माइक ने तुम्हें कुछ बताया, वो अभी एक बच्चा है और मीडिया में उसके लिए कैसी कैसी बातें की जा रही है। रिचर्ड कहता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे रिचर्ड जेनेल को उसके होटल रूम की चाबी देता है और कहता है इस होटल रूम में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, पुलिस रिपोर्ट, क्राइम सीन की जानकारी, सब कुछ इस होटल रूम में तुम्हें मिल जाएगा, जाकर केस पर काम करो। आगे जेनेल होटल रूम में जाती है तो वो देखती है पूरा रूम अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और जेनेल क्राइम सीन की फोटोज को देखने लगती है। अगली तारीख पर जेम्स कोर्ट में बून लेसिटर के पड़ोसी से सवाल करता है और बून लेसिटर का पड़ोसी कहता है बून पिछले 15 सालों से मेरा पड़ोसी है, मैं बून को पसंद भी करता था, मुझे उसका व्यवहार पसंद आता था, मेरा बेटा भी माइक का क्लासमेट रह चुका है। जेम्स पूछता है बून लेसिटर और उसके बेटे माइक का रिश्ता कैसा था। बून का पड़ोसी कहता है इनका रिश्ता काफी अच्छा था, माइक भी अपने पिता बून की तरह वकील बनना चाहता था। और बून का पड़ोसी कोर्ट को एक बार की घटना के बारे में बताता है। बून की डेथ के कुछ महीने पहले एक गेट टुगेदर पार्टी में सभी लोग आए हुए थे, तब मेहमानों से बातें करते हुए किसी बात को लेकर बून लोरेटा पर गुस्सा हो गया था और बून सभी के सामने अपनी वाइफ लोरेटा को चिल्लाने लगा था। बून लोरेटा को सभी के सामने बेइज्जत करने लगा था। तब गुस्से में आकर माइक ने अपने पिता को चुप रहने के लिए कहा क्योंकि बोन माइक की माँ को बेइज्जत कर रहा था। सबके सामने अपने बेटे से ये बात सुनकर बोन चुप हो गया था और वो माइक को अपने साथ एक तरफ ले गया और उसके बाद बोन अपने बेटे को गुस्से से समझाने लगा। तब माइक चुपचाप खड़ा होकर अपने पिता की बातों को सुन रहा था, पर उसके बाद माइक चुपचाप जाकर अकेला एक तरफ खड़ा हो गया और उसके बाद बून मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा क्योंकि मैं बोन को लोरेटा को चिल्लाने से रोक रहा था। बून ने मुझसे कहा यह मेरे और मेरे परिवार का मामला है, आइंदा हमारे बीच में मत बोलना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा, मैं एक लॉयर हूँ। आगे बून का पड़ोसी कोर्ट में कहता है और इस घटना के बाद मेरी और बून की दोस्ती खत्म हो गई। रिचर्ड भी बून के पड़ोसी से कोई भी सवाल करने से मना कर देता है। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद जेनल रिचर्ड से कहती है हम माइक के बचाव के लिए क्या करने वाले हैं। रिचर्ड कहता है जब तक माइक हमसे बात नहीं करता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते और शायद आने वाले समय में हम ये केस हार भी सकते हैं। आगे कोर्ट में जेम्स सीनियर पुलिस ऑफिसर से सवाल करता है। जेम्स पूछता है इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करते हो। पुलिस ऑफिसर कहते हैं ऐसी परिस्थिति में पत्नी या पति पर ही किलर होने का शक जाता है। जब भी किसी मैरिड इंसान का मर्डर हुआ हो, उस दिन मैं क्राइम सीन पर गया और मैंने ऑफिसर शेनन से सवाल किया तो उसने बताया कि लड़के ने कबूल कर लिया है कि उसने ही मर्डर किया है। मैंने उस चाकू को देखा और उस चाकू पर हमें लड़के के फिंगरप्रिंट भी मिले थे। तसल्ली के लिए हमने माइक से और उसकी माँ से पूछताछ की, पर उन दोनों ने हमें कुछ नहीं बताया। आगे रिचर्ड पुलिस ऑफिसर से सवाल करता है आपको ऐसा क्यों लगा कि मर्डर माइक ने किया है। पुलिस ऑफिसर कहता है क्योंकि ये एक ओपन और शट केस था, इसमें छानबीन करने जैसा कुछ नहीं था। रिचर्ड कहता है ठीक है आप जा सकते हो। आगे जेम्स फोरेंसिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर से सवाल करता है। जेम्स क्राइम सीन की फोटो दिखाकर पूछता है इन फोटोज को देखकर आपको क्या लगता है। फोरेंसिक ऑफिसर कहता है चाकू से पेट में जोरदार वार किया गया था और ज्यादा खून बहने की वजह से इनकी डेथ हुई। विक्टिम की एक ही वार से डेथ हो गई 1 मिनट के अंदर। आगे रिचर्ड फोरेंसिक ऑफिसर से सवाल करता है तो आपका कहना है कि विक्टिम को अपने बचाव का समय नहीं मिला, ना विक्टिम अपना बचाव कर पाया और ना ही उसने किलर पर किसी प्रकार का हमला करने की कोशिश की, ना बोन ने मर्डर करने वालों पर नाखूनों से स्केच किया जिसके कारण उनके नाखूनों पर किसी प्रकार की ह्यूमन स्किन नहीं मिली। फोरेंसिक ऑफिसर कहता है ये एक सरप्राइज अटैक था। रिचर्ड कहता है तो क्या आप उस वक्त रूम में थे जिस वक्त ये मर्डर हुआ था, जो आप इतना श्योर होकर ये सारी बातें कह रहे हो। फोरेंसिक ऑफिसर कहता है नहीं मैं उस वक्त रूम में नहीं था। रिचर्ड कहता है क्या आपको विक्टिम के कपड़ों से किसी प्रकार के बाल मिले या फिर और कोई सबूत मिला जिससे किलर का पता चल सके। फोरेंसिक ऑफिसर कहता है हमें माइक के बाल और उसकी मां लोरेटा के बाल मिले थे और उस वक्त जो क्राइम सीन पर आया था उनके फुटप्रिंट मिले थे और उनके भी बाल मिले थे। इसके अलावा हमें और कोई एविडेंस नहीं मिला। आगे जेम्स माइक के पड़ोस में रहने वाले लड़के एलेक्जेंडर से सवाल करता है जो कि माइक का दोस्त भी था। जेम्स पूछता है तो तुम माइक के बचपन के फ्रेंड हो। एलेक्जेंडर कहता है हाँ हमारी फैमिली फ्रेंडशिप है, हम सभी एक दूसरे को जानते हैं। जेम्स एलेक्जेंडर से पूछता है आपके पिता ने कोर्ट में गवाही दी थी कि आपके पिता के बीच और माइक के पिता के बीच लड़ाई हुई थी और उसके बाद उनकी दोस्ती खत्म हो गई थी, आप इस बारे में क्या जानते हो। एलेक्जेंडर कहता है मैंने वो सब देखा था जब माइक के पिता ने मेरे पिता पर चिल्लाया था। मैं माइक से हमेशा जलता था क्योंकि उसके पिता उसके साथ बहुत ही घुल मिलकर रहते थे,
पर धीरे धीरे माइक के व्यवहार में बदलाव आ गया था उसके पिता के प्रति। जेम्स पूछता है ऐसा क्यों हुआ। अलेक्जेंडर पूछता है मुझे माइक ने कभी नहीं बताया और ना ही उसकी मॉम ने कभी बताया, पर मैंने वो सब होते हुए देखा था। एक रात मैंने देखा कि माइक के पिता उसकी माँ लोरेटा के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वो फोर्सफुली उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो उन्हें चोट पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे थे और माइक की माँ अपने हस्बैंड से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो चिल्ला रही थी। माइक के पिता उसकी माँ के साथ दरिंदों की तरह व्यवहार करते थे। शायद इसीलिए माइक के व्यवहार में बदलाव आया अपने पिता के प्रति। जेम्स से सवाल खत्म होने के बाद रिचर्ड अलेक्जेंडर से सवाल करता है। रिचर्ड पूछता है अलेक्जेंडर, क्या तुमने कभी देखा है कि माइक के पिता उसकी माँ के साथ सख्ती से पेश आते हो और लोरेटा की मर्जी के खिलाफ उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हो? अलेक्जेंडर याद करता है और कहता है हाँ, वो ऐसा ही करते थे और माइक की माँ को देखकर लगता था जैसे वो अपने हस्बैंड के साथ आगे नहीं रहना चाहती। आगे कोर्ट खत्म होता है और रिचर्ड लोरेटा से बात करता है। रिचर्ड कहता है माइक से बात करो और उसे समझाओ कि वो ये केस जीतने के लिए हमारी मदद करे, हमें इस घटना के बारे में सब कुछ बताए। लोरेटा कहती है ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। आगे हमें मूवी में दूसरा सीन बताया जाता है जब एक पार्टी में रिचर्ड और लोरेटा दोनों बात कर रहे होते हैं और रिचर्ड लोरेटा से माइक के बारे में पूछता है वो कैसा है। लोरेटा कहती है वो ठीक है, वो किसी दूसरे कॉलेज में जाना चाहता है पर उसके पिता उसे किसी दूसरे कॉलेज में भेजना चाहते हैं क्योंकि वो काफी बड़ा कॉलेज है। रिचर्ड कहता है माइक स्मार्ट बच्चा है, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। लोरेटा कहती है काश ऐसा ही हो, काश मैं माइक की मदद कर पाती, वो जो करना चाहता है मैं उसे करने देती। कभी कभी तो मुझे अपने आप से नफरत होती है, मैं माइक को बोन से प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाती हूँ। एक बार मैंने बोन को मुझे डिवोर्स देने के लिए भी कहा तो उसने कहा कि वो मेरी जान ले लेगा अगर मैंने ऐसा सोचा भी तो। फिर मुझे तुम मिले जो मेरा साथ दे सकते हो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तुम मुझे बोन के जाल से निकाल सकते हो। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूँ पर मैं सच बोल रही हूँ। आगे जेम्स कोर्ट में लोरेटा से सवाल करता है। जेम्स कहता है आप विक्टिम की पत्नी और जिसे किलर माना जा रहा है उसकी माँ हो। लोरेटा कहती है हाँ बिल्कुल ठीक। जेम्स कहता है तो बताइए मर्डर वाले दिन क्या क्या हुआ था। लोरेटा कहती है वो रोजाना की तरह नॉर्मल दिन था, मैं जिम में वर्कआउट कर रही थी और उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। तब बोन घर पे आया और मैं बाथरूम में थी तो उसने मुझसे कुछ बातें कही। जेम्स पूछता है उन्होंने आपसे क्या कहा? लोरेटा कहती है मैं वो कोर्ट में नहीं बता सकती, उसने मुझसे बहुत ही बुरी बातें बोली थी। जेम्स कहता है ओके ठीक है, आपके हस्बैंड घर पर आए, उन्होंने आपको कुछ बुरी बातें बोली जब आप बाथरूम में थी, उसके बाद क्या हुआ? लोरेटा कहती है मैं नहाकर बाहर आई, तब मैंने देखा बोन नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था, वो मर चुका था। तब वहाँ पर माइक आया और उसने मुझसे पूछा क्या ये मर चुके हैं? मैंने कहा हाँ ये मर चुके हैं। तब माइक ने मुझसे कहा ये मैंने किया है। आगे रिचर्ड लोरेटा से सवाल करता है मिसेस लेसिटर, जब आपके पति ने आपको उस दिन कुछ बुरी बातें कही थी तब आप बाथरूम में थी, तब क्या ये सारी बातें माइक ने सुनी थी? लोरेटा कहती है हाँ हम सभी वहीं पर थे, हो सकता है उसने सुनी हो। रिचर्ड पूछता है क्या आपके हस्बैंड ने कभी माइक के सामने आप पर हाथ उठाया है? लोरेटा कहती है हाँ बहुत बार। रिचर्ड पूछता है आखिरी बार उन्होंने ऐसा कब किया? लोरेटा कहती है जिस दिन मेरे पति की डेथ हुई थी। तब जेम्स खड़ा होकर ऑब्जेक्शन करता है और कहता है इसका कोई सबूत नहीं है कि लोरेटा पर बोन लेसिटर ने हमला किया था। तब रिचर्ड जज को और ज्यूरी को फोटो दिखाता है जिसमें लोरेटा के शरीर पर घाव के निशान थे और उसके पति के मारने से वो घाव के निशान बने थे। इन फोटोज को ज्यूरी में बैठे हुए सभी लोग देखते हैं जिससे उन्हें लगने लगता है कि सचमुच बोन लेसिटर ने उनकी पत्नी लोरेटा पर हिंसा की थी। और इन सारी बातों को सुनकर कोर्ट में अपने परिवार की बदनामी को होता देख माइक भी खुश नहीं था। आगे कोर्ट खत्म होता है और एक आदमी रिचर्ड को एक चिट्ठी लाकर देता है और इस चिट्ठी को पढ़कर रिचर्ड जेल से माइक के पास जाता है। रिचर्ड माइक को चिट्ठी दिखाकर कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब माइक खड़ा होकर पुलिस ऑफिसर के पास एक पेपर को साइन करता है और उसके बाद पुलिस ऑफिसर रिचर्ड से कहता है मिस्टर रिचर्ड रेमसे, अब आप माइक के लॉयर नहीं रहे। तब रिचर्ड माइक को समझाता है कि हमारे पास अभी भी एक चांस है, हम इस केस को जीत सकते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पर माइक रिचर्ड की कोई भी बात का जवाब नहीं देता और रिचर्ड वहां से चला जाता है और रिचर्ड बहुत कोशिशों के बाद इस केस को वापस लड़ने लगता है। आगे कोर्ट में रिचर्ड माइक से कुछ सवाल करता है। रिचर्ड पूछता है माइक हमें बताओ तुम्हारे पिता का तुम्हारी माँ के साथ कैसा बर्ताव था? माइक कहता है मेरे पिता हिंसक थे और वो मेरी माँ को भी मारा करते थे, मैंने कभी उनको अपनी माँ को मारते हुए नहीं देखा, पर मुझे मेरी माँ के चिल्लाने की आवाजें आती थी, चीखने की आवाजें आती थी और मेरी माँ के रोने की आवाजें भी आती थी। रिचर्ड पूछता है जिस दिन तुम्हारे पिता की डेथ हुई थी उस दिन तुम्हारी सॉकर प्रैक्टिस कैंसिल हो गई थी, तुम घर जल्दी आ गए थे, तब घर पर क्या हुआ था? माइक कहता है मैं बेडरूम में गया और मैंने वहां पर वही किया जिसके लिए मैं यहाँ पर हूँ।
रिचर्ड कहता है तो बताओ तुमने तुम्हारे पिता को क्यों मारा। माइक कहता है ट्रिप के कारण। रिचर्ड कहता है ट्रिप में ऐसा क्या हुआ था। माइक कहता है ट्रिप में प्राइवेट प्लेन में मैं अपने पिता के साथ था। तब मेरे पिता ने प्लेन के प्राइवेसी डोर को बंद कर दिया था। तब मेरे पिता जानते थे कि मेरे कॉलेज में जाने के बाद वो मेरे साथ ये सब नहीं कर पाएंगे। रिचर्ड कहता है क्या तुम्हारे पिता ने उस दिन तुम्हारे साथ क्या किया और तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ ऐसा क्या करते थे। माइक कहता है मेरे पिता ने उस दिन प्लेन में मेरे साथ रेप किया और मैं एक बार कॉलेज में चला जाता तो वो मेरे साथ कभी भी रेप नहीं कर पाते। रिचर्ड कहता है तुम्हारे पिता कब से तुम्हारे साथ ये सब करते थे। माइक कहता है जब मैं 12 साल का था तब से। जिस दिन मेरे पिता की डेथ हुई उस दिन मैं घर पर गया और मेरे पिता बैग से सामान निकाल रहे थे। उन्होंने मुझे कहा तैयार हो जाओ, हम प्लेन में जाने वाले हैं। वो मेरे साथ कॉलेज में जाने से पहले फिर से मेरे साथ रेप करना चाहते थे। वो हमेशा मुझे ये सब करने की धमकी देते थे, मुझे डराते थे। आगे जेम्स फ्लाइट अटेंडर एंजेला से फिर से सवाल करता है क्या मिस्टर लेसिटर ने फ्लाइट में माइक के साथ कुछ बुरा बर्ताव किया था। एंजेला कहती है नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। आगे जेनल एंजेला से सवाल करती है जब आप कभी फ्लाइट में होती हो तो आप पायलट के पास कॉकपिट में कितने समय तक रहती हो। एंजेला कहती है 1 मिनट या शायद 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। जेनल कहती है प्लेन के पायलट आपके दोस्त थे। एंजेला कहती है हाँ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। जेनल कहती है हमने सुना है आपके पायलट के साथ काफी करीबी रिश्ते भी रहे। इस बात को सुनकर एंजेला चुप हो जाती है और एंजेला कहती है मुझे नहीं पता उस दिन कॉकपिट में मैंने कितना समय बिताया था, शायद मैं 10 मिनट तक या उससे ज्यादा समय तक कॉकपिट में रही थी। जेनल पूछती है आप एक बार पायलट के पास गई थी या बार बार गई थी। एंजेला कहती है मैं 1 से ज्यादा बार गई थी। जेनल कहती है ठीक है और कोई सवाल नहीं। कोर्ट खत्म होने के बाद जेनल लोरेटा के पास जाती है और जेनल लोरेटा से पूछती है क्या आपको इसके बारे में कुछ पता था जो कुछ भी माइक ने कोर्ट में कहा। लोरेटा कहती है हाँ, इसके बारे में मुझे पता था। जेनल कहती है क्या यह पॉसिबल है माइक जो कुछ भी वहां पर हुआ था वो सब हमें नहीं बता रहा है और कोई आप पर भी मर्डर का इल्जाम नहीं लगा रहा है जबकि आप भी वहां पर थी। हो सकता है माइक आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। यह सुनकर लोरेटा गुस्सा हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। आगे जेनल रिचर्ड से मिलती है और वो रिचर्ड से कहती है क्या लोरेटा ने तुम्हें कुछ बताया। रिचर्ड कहता है हाँ, उसने कहा कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूं। जेनल कहती है क्या होगा अगर माइक ने उसके पिता को नहीं मारा हो और उसके पिता उसका रेप ना करते हो। रिचर्ड कहता है ऐसा हो सकता है पर अभी हमें माइक को छुड़ाने पर ध्यान देना है। यह सुनकर जेनल गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जेनल को लगता है कि यह मर्डर लोरेटा ने किया था और माइक उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। आगे जेम्स जूरी के सामने अपना लास्ट आर्ग्यूमेंट रखता है। जेम्स कहता है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातों को लेकर इंसान हिंसक हो जाता है, पर माइक प्लेन में बोन लेसिटर के साथ 2 दिन पहले गया था और मर्डर वाले दिन माइक ने जो कुछ भी किया वो सब जानबूझकर किया, प्लानिंग के साथ किया। आपने इस कोर्ट में फ्लाइट अटेंडर को भी सुना था, उसने बताया कि उस दिन प्लेन में कुछ नहीं हुआ था। माइक के साथ यदि उसके पिता बुरा बर्ताव करते थे तो उसका सबूत कहाँ है। ये कहानी बस माइक को बचाने के लिए रची जा रही है, इसलिए आप माइक को बोन लेसिटर के मर्डर में कड़ी से कड़ी सजा सुनाएं। आगे रिचर्ड ज्यूरी के सामने अपना लास्ट आर्गुमेंट रखता है और कहता है हाँ, माइक ने अपने पिता को मारा है, पर हम जानते हैं माइक ने ऐसा क्यों किया है। आपने सुना है कि माइक ने कहा है कि उसे सब कुछ करने के लिए अपने पिता से अप्रूवल लेना पड़ता है, पर जब मैंने माइक से पूछा कि उसके पिता उसकी माँ के साथ बुरा बर्ताव करते थे तब माइक ने पहली बार इस कोर्ट में कहा कि हाँ, वो करते थे। उसके पिता उसकी माँ का रेप करते थे और गलत तरीकों से उसका फायदा उठाते थे। जब उसके पिता ने उसे चलने के लिए कहा, वापस वही सब करने के लिए कहा, तब माइकल ने कहा नहीं, अब और नहीं। अब आप ही बताइए, क्या आप इस लड़के को इसकी माँ के साथ घर पर जाने देंगे? क्या आप इसे इस पीड़ा से जीवन भर के लिए मुक्त करेंगे? आगे सभी ज्यूरी के फैसले का वेट करने लगते हैं और आगे ज्यूरी के फैसले के बाद जज कोर्ट में फैसला सुनाने वाले होते हैं। तब माइकल स्केच बुक में किसी घड़ी का स्केच बना रहा होता है। आगे जज फैसला सुनाता है तब माइक को मर्डर वाला दिन याद आने लगता है जब माइक ने अपने पिता को अपने घर में मृत देखा था। तब वहां पर माइक की माँ भी थी और अपनी माँ को अपने पिता की बॉडी के पास देखकर माइक कहता है ये मैंने किया है। आगे वहां पर घर में पुलिस आती है तब माइक चाकू पर अपने उंगलियों के निशान लगा देता है। कोर्ट में जज फैसला सुनाता है और वो माइक को बेगुनाह घोषित करता है। कोर्ट खत्म होने के बाद माइक रिचर्ड से मिलता है और रिचर्ड कहता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है। माइक रिचर्ड को अपना बनाया हुआ घड़ी का स्केच दिखाता है जो उसने कोर्ट में बनाया था। रिचर्ड पूछता है ये क्या है? माइक कहता है ये वो घड़ी है जो मर्डर वाले दिन मुझे बेड के नीचे दिखाई दी थी, मेरे डैड के मरने की जगह पर। मर्डर वाले दिन तुम मेरे डैड के साथ उस बेडरूम में थे और तुमने ही मेरे पिता को मारा है। ये तुम्हारी घड़ी है, मुझे सब कुछ जानना है, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा कहते हुए माइक रिचर्ड को मारने की धमकी देता है।
रिचर्ड कहता है तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे और ये बात तुम भी जानते हो और तुम्हारा दोस्त अलेक्जेंडर भी। तुम्हारी मॉम बाहर है, तुम जाकर उनसे बात करो। बाहर जाकर रिचर्ड अपनी माँ से मिलता है और वो वहाँ से चला जाता है। लोरेटा भी रिचर्ड को थैंक्स बोलती है उसके बेटे को बचाने के लिए और वो भी वहाँ से चली जाती है। आगे रिचर्ड को भी पुरानी बातें याद आती है। तब हमें बताया जाता है कि बून डेथ से पहले रिचर्ड से मिला था और बून रिचर्ड से कहता है मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, मुझे क्या करना चाहिए। रिचर्ड कहता है मुझे नहीं पता बून, तुम्हें तुम्हारी वाइफ को डिवोर्स दे देना चाहिए। बून कहता है रिचर्ड तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। आगे हमें दूसरा सीन बताया जाता है जब गेट टुगेदर पार्टी में लोरेटा रिचर्ड से कहती है फिर मैंने तुम्हें पा लिया अपने पैसों के साथ, तुम मेरे पैसों को गिनोगे। और यहाँ पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आगे हमें दिखाया जाता है कि मर्डर वाले दिन बून अपने घर पर आता है। तब उसे देखकर लोरेटा बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम में लोरेटा अपने आप को चोट पहुंचाने लगती है। दूसरी तरफ बाहर रिचर्ड बून पर चाकू से हमला करके उसे मार देता है और रिचर्ड लोरेटा को भी उस चाकू पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ने को कहता है। तभी उस वक्त घर में माइक आ जाता है और माइक की आवाज सुनकर रिचर्ड वहां से भाग जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों बॉन लेसिटर के पास बहुत सारा पैसा था पर बॉन लेसिटर उसकी वाइफ लोरेटा के साथ हिंसा किया करता था और वो उससे जबरदस्ती संबंध भी बनाता था और वो लोरेटा को और माइक को बहुत डराकर भी रखता था। इसलिए लोरेटा ने रिचर्ड के साथ मिलकर बॉन को मरवा दिया था और तभी वहां माइक आ जाता है और वो मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। और रिचर्ड की घड़ी को देखकर माइक समझ जाता है कि रिचर्ड भी इन सब में शामिल है। रिचर्ड ने उसकी माँ के साथ मिलकर उसके पिता को मारा है पर माइक उस घड़ी को उठाकर अपने साथ ले जाता है और रिचर्ड केस लड़कर सभी को बचा लेता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।